हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इन्वायरमेंट का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। एक लेक्चर पहले करवा दिया गया है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और आज हम दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज ये सारा कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने लिखा भी नहीं है, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जैव विविधता प्रवणता का टॉपिक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में है। यानी कि ये अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर है, या ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में जितने भी वनस्पतियाँ जिस प्रकार की रहेंगी वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे। और इनकी निर्भरता का कारक जलवायु, मृदा, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। और सबसे ज़्यादा विविधता कोरल रीफ में होती है और इनको समुद्री वर्षा वन भी कहते हैं। हॉटस्पॉट हमारे यहाँ पे 4 हैं: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड। इसी में अंडमान निकोबार भी शामिल है। हॉटस्पॉट की मान्यता देने के जो कारक हैं उसके फैक्टर्स प्रजाति बहुतायतता, स्थानिकता और आशंका बोध। इसके इसके नुकसान के भी कुछ कारण हैं, जैसे सबसे ज़्यादा प्रमुख है आवासीय प्राकृतिक आवास का विनाश और पोषण स्तरों में कमी से विशेष वर्ग की बढ़ोतरी होती है तथा जैव विविधता में हानि होती है। जैसे कि अगर घास स्थल हैं एकदम सूख जाएं तो हिरन एकदम ख़त्म हो जाएंगे। अब हिरन को शेर खा जाएगा तो हिरन और संख्या में कम, तो उसी प्रकार से तो एक कोई बहुतायत में रह पाएगा, वो दूसरे प्रजाति का तो नुकसान ही रहना है इसमें। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए 2 विधियाँ होती हैं: इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू वो होता है जब आपको उसके ही प्राकृतिक आवास में उसका उपचार कर दें, और एक्स सीटू होता है कि आप उसको प्राकृतिक आवास से ले जाकर कहीं अन्य स्थान पर उसका उपचार करें। तो जो इन सीटू में है उसमें जैवमंडल, निचय, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र झील, उपवन और अभ्यारण्य ये सब शामिल हैं। एक्स सीटू में पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे, बीज बैंक, जू, जलतंत्र ये सब एक्स सीटू में आएंगे। क्योंकि अगर आप जू में देखेंगे तो आखिर जो जानवर है वो कहीं जंगल से बाहर ला के ही वहाँ पे रखे गए हैं ना, वहाँ के मूल तो वो थे नहीं, और मूल तरीके से तो वो राष्ट्रीय उद्यान के थे, तो वो इन सीटू में आ जाएगा। कोरल रीफ अंडमान निकोबार में है, कच्छ की खाड़ी में है, मन्नार खाड़ी में है, लक्षद्वीप में है। जो लक्षद्वीप में कोरल रीफ है वो एटॉल प्रकार की है, बाकी जगह पे फ्रिंजिंग टाइप की है। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ पे 18 हैं, जिनको मैप कार्यक्रम की तरह के अंतर्गत शामिल किया गया था, और मैप कार्यक्रम 1971 में आया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे यहाँ है, सबसे पहला नीलगिरी, सबसे पहले यही स्थापित हुआ था 1986 में। नेक्स्ट है नंदा देवी, नौकरेक, मानस, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, सिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त्यवलाई, अचान कमार, कच्छ। और कच्छ की जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये सबसे बड़ा है। शेषाचलम, कोल डेजर्ट और पन्ना। प्रवाल विरंजन ये किस प्रकार से होता है? तो कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब समुद्र का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए। यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होता है, समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है और वो मर जाती हैं और रंग एकदम सफ़ेद हो जाती हैं। जैव विविधता अथॉरिटी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और 2003 में ये बना था। IUCN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये UN का अंग नहीं है, ये पर्यवेक्षक का दर्जा है। और ये रेड डाटा बुक जारी करता है जिसमें पौधे और पशु जातियों की सूची होती है जो विलुप्त होने वाले हैं। और विलुप्त होना हम कब मानते हैं कि अगर जब हम किसी प्रजाति को 50 सालों से नहीं देखे हों तो उसको रेड डाटा बुक की एक्सटेंट में शामिल कर लिया जाता है। संकटापन्न जातियाँ, डाइक्लोफेनिक एक सोडियम एक दवा होती है, तो ये गिद्ध मृत्यु का कारण है। जैसे ये दर्द निवारक दवा है, किसी जानवर को खिलाई गई, बाद में कुछ समय के बाद जब वो जानवर मर जाएगा उसे किसी खुले स्थान पे छोड़ दिया जाता है और गिद्ध आके उसको खाएगा, तो ये अपघटित तो पूर्ण रूप से होती नहीं है दवा जाके, और ये गिद्ध के अंदर रह जाती है और कुछ समय के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है।
टम्बालोक ये मॉरिशस का एक पेड़ है जिसको डोडो वृक्ष के नाम से जानते हैं। प्रोसिफस जूलीफ्लोरा एक झाड़ी पौधा है और रेड पांडा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। रामसर सम्मेलन ये 2 फरवरी को होता है और 1975 में इसको लागू किया गया था। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ भारत में गुजरात में है और जो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित जो होता है वो वेटलैंड्स में रहता है और इसके लिए मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड बनाया जाता है। कुछ अधिनियम देखेंगे। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 और इसका प्राधिकरण चेन्नई में बनाया गया। कार्टागेना प्रोटोकॉल ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड था और ये कुआलालंपुर मलेशिया में बनाया गया था। बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एनबीए की अनुमति ली जाती है। ट्रैफिक 1976 में आया था और ये वन्य जीवों के व्यापार को रोकने से संबंधित है। UNREDD ये 2008 में आया था और इसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग इमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। प्रजाति के विलोपन के कारक ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी और टीब कार्यक्रम ये इसका फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी और ये नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके डायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6 एंड NF3 ये सभी उसमें शामिल होते हैं। और अप्रत्यक्ष तौर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NMBO3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये अप्रत्यक्ष तौर पे होते हैं। इसकी एक ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरो, काजल से कार्बन डाइऑक्साइड। और जो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें आर्गन, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल नहीं होती हैं। और जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है ग्रीन हाउस गैसेस में वो सबसे ज़्यादा मात्रा जलवाष्प की होती है। कार्बन का जो प्राकृतिक संतुलन होता है वो 0.03% रहता है, 278 परसिस्टेंट पर मिलियन। जलवाष्प प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है और ग्रीन हाउस गैसों से तापमान में वृद्धि होती है। सौर धधक क्लाइमेट चेंज के कारण नहीं होते हैं। क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होता है तथा ओजोन अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होती है। अगर ग्रीन हाउस गैस अभाव हो जाए यानी ग्रीन हाउस गैस एकदम से खत्म हो जाए तो जो भू सतह का तापमान है वो -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान में जो वृद्धि हुई है वह 0.8 डिग्री सेल्सियस की हुई है। जलवायु परिवर्तन के लिए मिलानकोविच परिकल्पना आई थी जो कि एक लंबी कक्षीय अवधि से संबंधित है। इसके 3 अंग हैं: कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष तिर्यकता और विषुव आयन, उपसौर और अपसौर ये इसके तीनों अंग हैं। IPCC इसने ग्रीन हाउस गैसेस को शामिल किया है। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस चिन्हित की गई हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। और ये भी बात कही जाती है कि जब तापमान बढ़ता है तो मिट्टी की लवणता भी बढ़ जाती है। और मृदा में कार्बन का प्रच्छादन करने का तात्पर्य ये होता है कि कार्बन का पौधों, भूगर्भ संरचनाओं और समुद्र में दीर्घकालिक संग्रहण हो जाए, यानी कि हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए उसमें कंजर्व करके रख सकें। इसके लिए कुछ विधियाँ अपनाई जाती हैं जैसे कि समोच्च बांध, अनुपस्थित शयन और शून्य जुताई। ये पूरा मैं पहले ही बता चुकी हूँ। स्टॉकहोम, IPCC ये सब पहले ही इसमें कराई हूँ अभी पहले से। UNFCCC सचिवालय की एक पहल थी जो थी मूवमेंट फॉर चेंज एंड क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। हरित जलवायु निधि का निर्माण किया गया था जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अनुकूल और न्यूनीकरण प्रक्रिया की सहायता की जाती थी और जो कि ग्रीन हाउस गैस की कमी से संबंधित है। UNFCCC का
संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता ये 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ था और क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन ढांचा है इसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी ये उसी से संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था जो कि ग्रीन हाउस गैसों की कमी से संबंधित है, ना कि ग्रीन हाउस गैस से, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उससे संबंधित नहीं है, उस ग्रीन हाउस गैस को कैसे निकाला जाएगा ये उससे संबंधित है। 2005 से इसको लागू किया जाता है और इसके द्वारा ये है कि इसमें इसको 1990 के स्तर पर लाना है, ये सबके लिए बाध्यकारी है और इसी में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा शामिल की जाती है और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। प्रति मीट्रिक टन कटौती ये एक कार्बन क्रेडिट मिलता है इसमें और एक CER यानी कि सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन ये CDM में एक व्यापारिक इकाई होती है। नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज ये 2008 में आया था, मनमोहन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें कुल 8 मिशन हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी कार्यप्रणाली परिरक्षण मिशन, हरित भारत मिशन, सतत कृषि मिशन, जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन और संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन। ओजोन की लेयर्स हैं जो वायुमंडल की रही हैं इसमें, तो सबसे नीचे रहती है शोभ मंडल, इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल है, उसमें ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद मध्य मंडल जहाँ पे न्यूनतम तापमान पाया जाता है। लास्ट में इधर आयन मंडल जिसकी खुद की रेडियो तरंगें होती हैं और सबसे लास्ट में है बहिर्मंडल। और समताप मंडल में ओजोन का जो स्तर है उसको प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है और इसको नापने की इकाई डॉप्सन होती है। एक डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर 0.01 mm की मोटाई पाई जाती है इसमें। ओजोन की क्षीणता के कारक क्या क्या हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइक्लोरोएथिलीन और हेलॉन 1211 एंड 1301 ये ओजोन परत को छीड़ करने वाले कारक हैं। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी हैं ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वियना संधि ये 1985 में आई थी और ये प्रभाव में 1989 में आई है और ओजोन परत छीण करने वाले पदार्थों के प्रयोग को हटाना ही इसका मूल उद्देश्य था। वन्यजीव के बारे में तो सबसे ज़्यादा जो विविधता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में है और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन इसमें सर्वाधिक पादप विविधता होती है और ये पश्चिमी घाट अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन का मुख्य वृक्ष सागौन होता है और पूर्वी दक्कन पठार में शुष्क सदाबहार वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं और इसमें चंदन की प्राप्ति होती है। भीतरकनिका गड़ान ये वैतरणी और ब्राह्मणी नदी द्वारा निर्मित है, ओडिशा में है ये। एल्यूमिनियम को हरी धातु कहते हैं। चौराव द्वीप गोवा का है और ये संरक्षित कच्छ वनस्पति का क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी जिसमें संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि को शामिल किया गया है। वन संपदा के कुछ प्रयास देख लेंगे इसमें। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में आया था। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में। दासोली ग्राम स्वरूप मंडल 1964 में। सेव कार्यक्रम ये टाइगर संरक्षण से संबंधित था और ये भारत और नेपाल के बीच में था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और भारतीय वन्यजीव संस्थान ये भी देहरादून में है और कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स ये दिल्ली में है और WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। अभ्यारण्य देख लेंगे, ये मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क 1977 में और यहीं पे गैंडा पुनर्निवास योजना हुई थी 1984 में।
एक दिन मैंने आप लोगों से कहा था जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही थी कि मैं तराई एरिया से हूँ, और वह आप लोग को कमेंट में बताइए कि मैं कहाँ से हो सकती हूँ। तो एक और हिंट दे रही हूँ कि मैं दुधवा नेशनल पार्क के ही आसपास से हूँ। तो अब आप सोच लीजिए कि मैं कहाँ से हूँ। और बस यही है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे अगर अच्छे से बारिश हो जाए तो नेपाल के पहाड़ बहुत आराम से दिखते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य। तो यहाँ पे कांगेर घाटी और गोमर्दा उद्यान है। हिमाचल में पिन वैली, रोहला, कोल डेजर्ट, ग्रेट हिमालय, ये सभी हैं अभ्यारण्य। और अरुणाचल में कामेंग, नामदफा, पाखुई है। तमिलनाडु में गुई नदी, अगस्त्यमलाई, जो कि केरला में भी और तमिलनाडु दोनों में है। कारिकली और वेदांतगल है। हरियाणा में कलेसर और सुल्तानपुर है। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा। मध्य प्रदेश में संजय गांधी, बांधवगढ़, कान्हा। महाराष्ट्र में मेलाघाट, कूकामल। नागालैंड में इंतानकी। कर्नाटक में भद्रा, अंशी, बांदीपुर, नागरहोल को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, मुकाम्बिका। गुजरात में नल सरोवर, ओशनिक नेशनल पार्क। गोवा में मोल्लम, बोंडला और कोटीगांव। केरल में अरलम, नैयर, नीलांबुर और चिनार है। मणिपुर में केबुल लामजाओ है, जो कि पूरी एक केबुल लोकटक लेक है उसी पे बना है, और इस पे एक सांगाई करके एक डियर है वो पाई जाती है। उड़ीसा में नंदकानन, ऊषा कोठी। त्रिपुरा में सुपाही जाला। झारखंड में मडुआडार, हजारीबाग और बेतला। तेलंगाना में पाखल। असम में गर्म पानी और दिल्ली में नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में शुरू किया गया था और टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके लिए एम स्ट्राइप से स्टार्ट किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटराइजिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। प्रोजेक्ट टाइगर देखेंगे कि कौन से राज्य में कहाँ कहाँ पे शुरू हुआ है। तो झारखंड के पलामू में है, महाराष्ट्र के मेलाघाट, तेलंगाना के कावल और अहमदाबाद में, मिजोरम के दंपा में, कर्नाटक के भद्रा, बिलिगिरी रंगनाथ, छत्तीसगढ़ में उदंती और सीता नदी, ओडिशा में सतकोसिया, मध्य प्रदेश में संजय डुबरी, केरला में पराम्बिकुलम, तमिलनाडु में सत्यमंगलम, जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बिंदु पर है, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, अरुणाचल में कामलांग, त्रिपुरा में गुमटी। इन सभी पे जगह पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। सौर ऊर्जा के बारे में देख लेंगे कि जो फोटोवोल्टाइक तकनीक है उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, और राष्ट्रीय सौर नीति 2010 में आई थी। बायोडीजल से सबसे पहले बायोमास के बारे में, तो जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंध टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है, और सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप में भी इसमें प्राप्त होती है। जैव ईंधन, इसमें जेट्रोफा, महुआ, करंज और नीम शामिल होते हैं। पेंगोमिया पिनाटा, ये शुष्क क्षेत्रों में बीज में लिपिड अंश बहुतायत में पाया जाता है इसमें ओलिक एसिड भी होता है। बायोमास गैसीकरण, इसमें जैविक पदार्थों या जीवाश्म आधारित कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है। सिंथेटिक गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन शामिल हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड 2003 में आया था, और हरित ईंधन एथिल अल्कोहल को कहते हैं, जैसे कि एथेनॉल भी इसको नाम है, और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र भारत में हिमालय, खंभात के बेसिन, सोनाटा यानी सोन नर्मदा तापी, वेस्टर्न घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन में है। प्रदूषण देख लेंगे, कभी कोई पूछता है कि प्राथमिक प्रदूषक कौन से हैं, द्वितीयक कौन से हैं, तो द्वितीयक वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें द्वितीयक प्रदूषक में ये होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्रिया से
ओजोन और फॉर्मल्डिहाइड पेन ये सब का निर्माण होता है। और जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा है उसमें नाइट्रस के ऑक्साइड, ओजोन और पैन शामिल होता है। और जो धुआं आँखों में चुभता है ये पैन के कारण में होता है। धुआं यानी कि स्मॉग, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड पाए जाते हैं। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है। प्राथमिक प्रदूषक में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। बैक फिल्टर्स किसको कहते हैं? जो 50 माइक्रोन से कम होते हैं, और साइक्लोन सेपरेटर 50 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं। AQI के तत्व कौन कौन से होते हैं? PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और लेड, ये सब AQI के तत्व हैं। रेडॉन गैस के बारे में, ये इंडोर वायु प्रदूषण का कारण होती है और मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है। अम्ल वर्षा ये किस वजह से होती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होती है, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल गिरता है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 में आया था और इसमें सल्फर के उत्सर्जन में कमी की गई थी। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है। सुपोषण यहाँ पे पढ़ेंगे। सुपोषण वो होता है कि जब किसी जल निकाय में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है और वहाँ पे पोषक संदूषक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको BOD से जानते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है। धान का पौधा आर्सेनिक का अवशोषक है। नॉक नी संलक्षण, ये फ्लोराइड के प्रदूषण होते हैं और इससे फ्लोरोसिस बीमारी होती है, और इसमें हम्प्ड बैक यानी कुबड़पीठ हो जाता है। भूजल प्रदूषक, इसमें आर्सेनिक, यूरेनियम और फ्लोराइड होता है। समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नदियों में सीवेज, भारी धातु, उर्वरक वृद्धि से नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ये ध्वनि की तीव्रता पूछ लेते हैं, तो 20 डेसिबल होता है पत्ती की सरसराहट में, 30 होता है फुसफुसाहट में, 40 होता है शांत कमरे और ऑफिस में, 60 होता है सामान्य बातचीत में, 80 से 85 रहता है ट्रक की आवाज़ में, 120 होता है जेट इंजन में, 150 जेट प्लेन के उतरने में, और 180 होता है रॉकेट इंजन में। मृदा है इसमें कि मृदा में उर्वरक डाले जाते हैं, तो उर्वरक डालने की वजह से मृदा, जल और वायु इन तीनों प्रकार का प्रदूषण होता है। कीटनाशक में इसमें कार्बोफ्यूरेन, मेथिलपेराटिएन, फोरेट और ट्राइएजोफास है। और इनके लिए एक अनुपम वर्मा समिति आई थी 2018 में, और इसके द्वारा 18 कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्लास्टिक प्रदूषण, इसमें प्लास्टिक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का पॉलीमर होती है, इसको एथिलीन भी कहते हैं, और इसकी खोज गिलियो और कार्ल जिगलर ने की थी। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, और इसमें प्लास्टिक, लोहा और लेड सब शामिल किए जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण मृदा में विद्यमान खनिजों को प्रदूषित नहीं करता है। जैव उपचार के लिए इन सिटू और एक्स सिटू पद्धतियाँ शामिल की जाती हैं। यूरोनॉर्म्स देखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM पार्टिकल, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। कार्बन गैस उत्सर्जन नियंत्रण के लिए होता है इसमें, और ये वाहनों का धुआं नियंत्रण करने के लिए यूरोनॉर्म्स बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को नियंत्रण करना रहता है शामिल। और इसके द्वारा सल्फर की मात्रा 0.05% या उससे कम निर्धारित होती है। माशेलकर समिति आई थी और चरणबद्ध रूप से यूरो मानक के क्रियान्वयन के लिए होता है ये। यूरोनॉर्म्स 1992 में आए थे, उसके सेकंड चरण 1996 में आया था। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दो प्रजातियां हैं, अगर उनके बीच जो संबंध है तो उसमें किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान रहेगा।
तो जब सहोपकारिता होती है यानी म्यूचुअलिज्म, दोनों म्यूचुअल होते हैं तो दोनों को फ़ायदा रहता है। सहभोजिता में, कमेंसलेशन में एक को फ़ायदा और एक अप्रभावित रहता है। असहभोजिता में एक को नुकसान होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। उदासीनता में दोनों न्यूट्रल यानी कुछ मतलब नहीं। पराजीविता में एक को नुकसान एक को फ़ायदा। परवक्षण में भी एक को नुकसान एक को फ़ायदा और प्रतिस्पर्धा में दोनों को नुकसान होता है। प्रदूषण अभी आरओ के पेपर में पूछा भी गया था, फ्लोराइड वाला क्वेश्चन। तो कैडमियम की वजह से इटाई रोग होता है। पारा से मिनामाटा रोग होता है। सीसा से तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पाचन तंत्र प्रभावित होता है। एस्बेस्टस से फेफड़ों का कैंसर होता है। इंसिनरेशन, ये अपशिष्ट जलाने की प्रक्रिया के लिए मशीनें होती हैं जिससे कूड़ा जलाया जाता है। और हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी की तुलना से भी ज़्यादा अच्छी होती है। रियो 1992 में जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और पहला जल दिवस 22 मार्च 1993 को हुआ था। यूएन का वाटर कार्यक्रम 2003 में आया था और जल जीवन मिशन 2008 में शुरू किया गया था। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूटेंट सेस एक्ट 1997 में आया था। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र की संरक्षण की योजना 2013 में आई थी। गंगा प्राधिकरण 1985 में। गंगा नदी घोषित कब हुई राष्ट्रीय? 2008 में। बेसिन प्राधिकरण 2009 में और गंगा एक्शन प्लान 1993 में आया था। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें सारे एक साथ लिख दिए गए हैं। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली में है। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में। कजरी जो सेंट्रल एरिड जोन का होता है ये जोधपुर में। आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। हिमालयी पर्यावरण और विकास का गोविंद वल्लभ पंत का संस्थान अल्मोड़ा में है। पारिस्थितिक विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में। इनविस का जनसंख्या व पर्यावरण केंद्र मुंबई में। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010 में। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, यह पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित होता है। वर्षावन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। मिट्टी बचाओ अभियान होशंगाबाद में। आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 में और 2006 में प्राधिकरण का गठन हुआ। भारत पर्यावरण मंत्रालय 1985 में बना था। हेकिस्टोथर्म पौधे उनको कहते हैं जो बहुत कम तापमान पर उगते हैं। लियोपोल्ड मैट्रिक्स ये पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि होती है। संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता 1994 में आया था। तंबाकू दिवस 5 मई और तंबाकू निषेध 31 मई को होता है। वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। और जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल का गठन 1988 में होता है। और स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण जो हुआ था पोखरण में ये मई 1974 में हुआ था। तो इसमें इन्वायरमेंट के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने PYQs थे वो मैंने इन दोनों वीडियो के माध्यम से पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको पसंद भी आई हो। तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।